11 अप्रैल 1986 भारत के आसमान में रात के वक्त एक ऐसी अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई देती है जिससे पूरे देश में एक अजीब सा डर फैल जाता है। गांव-गांव में लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं, खुद को दूसरों से दूर कर लेते हैं और कुछ लोग मंदिर में इकट्ठा होकर प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। देखो, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आसमान में इस वक्त जो चीज चमक रही है उसे लेकर कई सदियों से भारत की मिट्टी में एक डर बैठा हुआ है। लोग इसे उड़ती हुई मौत कहते हैं। हमारे पुराने ग्रंथों से लेकर आम लोगों की बातों तक इसे हमेशा ही किसी बड़ी तबाही, महामारी, अकाल या किसी राजा की मृत्यु का संकेत माना जाता रहा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में हर 76 साल में जब भी ये ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो लोग पैनिक करते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों? देखो, पूरी दुनिया के एंशिएंट हिस्ट्री टेक्स्ट का ये मानना है कि ये चमकता मॉन्स्टर हर 76 साल में पृथ्वी के अंत की तरह आता है। इसी वजह से 1910 में जब ये आसमान में दिखा तो ये अफवाह फैल गई कि इसकी पूंछ की जहरीली गैस से पूरी धरती मर जाएगी। रिजल्ट, उस समय भी लोगों ने डर के मारे गैस मास्क खरीदने शुरू कर दिए। भारत में तो लोग इतना डर गए कि उन्होंने गंगा में डुबकियां लगाई, हवन किए और कई लोगों ने तो ये तक मान लिया कि अब दुनिया का अंत आ चुका है। और अब 1986 में पूरे 76 साल के बाद जब दोबारा से वही मॉन्स्टर हमें आसमान में दिखाई दे रहा है तो डर से भरे हुए लोगों को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं है कि इस बार इसी वक्त उसी चमकते हुए मॉन्स्टर के पास इंसानों के द्वारा बनाई गई एक ऐसी मशीन भी मौजूद है जो उसकी हर एक एंगल से फोटोज क्लिक कर रही है। 6 मार्च 1986 रात के करीब 2 बजे मॉस्को के कंट्रोल रूम में सैकड़ों साइंटिस्ट अपनी स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं क्योंकि इस वक्त धरती से करीब 17 करोड़ किलोमीटर दूर उनका बनाया हुआ एक स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहा है जिससे इंसान हजारों सालों से डरता आया है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो हर 76 साल के बाद आसमान में चमकता है और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। लेकिन आज हिस्ट्री में पहली बार इंसानों की बनाई ये मशीन उस चीज का चेहरा देखने जा रही है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन देखो, ये काम इतना भी आसान नहीं है। असल में देखो, प्रॉब्लम ये है कि उस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ डस्ट का एक ऐसा तूफान है जिसमें रेत का एक छोटा सा कण भी राइफल की बुलेट से हजारों गुना एनर्जी से उसके चारों तरफ घूम रहा है। यानी अगर सोवियत यूनियन का स्पेसक्राफ्ट इनमें से किसी भी पार्टिकल से टकराया तो इस मॉन्स्टर की मिस्ट्री सॉल्व करने से पहले ही उसका अंत हो जाएगा। असल में गाइस, ये मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि ये है हेलीज कॉमेट। और इस वक्त सोवियत यूनियन का वेगा स्पेसक्राफ्ट उसका पीछा कर रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर उस काले तूफान के अंदर घुसकर वेगा ने ऐसा क्या देखा जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। और आखिर हजारों सालों से जिसे इंसान मौत की निशानी समझता आया था, उस हेलीज कॉमेट की असली सच्चाई है क्या? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ हेलीज कॉमेट की वो डार्क रियलिटी जानेंगे बल्कि हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर यूएसएसआर की इतनी बड़ी अचीवमेंट को इस पूरी दुनिया ने भुला कैसे दिया। दिसंबर 1984 कजाकिस्तान का बेकनूर कॉस्मोड्रोन, यहाँ से एक प्रोटॉन रॉकेट आग उगलते हुए आसमान में उठ रहा है। इसी रॉकेट के अंदर करीब 4920 किलोग्राम का एक स्पेसक्राफ्ट भी रखा गया है। नाम है वेगा 1। इंटरेस्टिंगली इसके सिर्फ 6 दिन के बाद यानी कि 21 दिसंबर को इसका जुड़वा भाई वेगा 2 भी यूएसएसआर के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सोवियत यूनियन का प्लान है कि वो अपने इन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 2 अलग अलग तरीके के मिशंस को अचीव करेंगे। बात अगर पहली मंजिल या पहले मिशन की जाए तो वो है वीनस प्लैनेट। देखो, वीनस तक पहुंचने के बाद इन्हें एक लैंडर और एक वेदर बलून को उसके एटमॉस्फेयर में रिलीज करना था, जिसके बाद ये मिशन कंप्लीट करके दोनों को वीनस की ग्रेविटी असिस्टेंस लेते हुए हेलीज कॉमेट की तरफ शूट अप करना था ताकि सही समय पर ये हेलीज कॉमेट तक पहुंचकर उसकी डिटेल इमेजेस को क्लिक कर सकें और उसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। पर सवाल यह है कि क्या इनमें से ये कोई भी मिशन को कंप्लीट कर पाए? वेल, जवाब इंटरेस्टिंग है। तो देखो, दोनों वेगा स्पेसक्राफ्ट पर कैमरास, डस्ट डिटेक्टर्स, मैग्नेटोमीटर जैसे सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे। 6 महीने की जर्नी के बाद 11 जून 1985 को वेगा 1 वीनस के पास पहुंचता है, जिसके बाद उसका एक मॉड्यूल अलग हो जाता है और वीनस के एटमॉस्फेयर में उतरने लगता है। और यहीं से ही शुरू होता है वीनस का वो हॉरर जो वेगा 1 के मॉड्यूल मशीन पर अटैक करने लगता है। असल में देखो, वीनस का टेम्परेचर 475 डिग्री सेल्सियस है, इतना ज्यादा कि यहाँ पर सख्त से सख्त लोहा भी कुछ ही सेकंड में पिघल सकता है।
प्रेशर धरती से 90 गुना ज्यादा है और यहाँ बादलों में पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड भरा रहता है। इन सब के बीच वेगा 1 अपना 240 सेंटीमीटर का डिसेंट स्पेयर वीनस के एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। ये स्पेयर आग की तरह जलते हुए नीचे गिरता है। पैराशूट खुलता है और उसमें से दो चीजें निकलती हैं। एक तरफ से निकलता है एक लैंडर जो नीचे उस जलती हुई सतह की तरफ जाता है, जबकि दूसरी तरफ से निकलता है एक 3.4 मीटर का हीलियम बलून जो वीनस की सतह से करीब 54 किलोमीटर ऊपर उस जहरीले बादलों में तैरने लगता है। अब जरा सोचिए कि ये कितना अमेजिंग है। 1980s में ही इंसानों के द्वारा बनाया गया एक बलून किसी एक एलियन प्लेनेट के आसमान में उड़कर धरती पर उसका एग्जैक्ट डेटा भेज रहा था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक वेगा 1 का बलून करीब 40 घंटे वीनस के आसमान में तैरता है और फिर उसके वातावरण के दबाव के कारण फटकर क्रैश कर जाता है। अब इसके बाद बारी आती है 15 जून को वीनस के एटमॉस्फेयर में पहुंचे वेगा 2 मिशन की। तो देखो वो भी सेम तरीके से अपना एक मॉड्यूल उसके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है, जिससे एक लैंडर और एक वेदर बलून निकलते हैं। और यहाँ रिकॉर्ड्स हमसे ये कहते हैं कि वेगा 2 का बलून करीब 60 घंटे वीनस के वातावरण में तैरता रहा था। मगर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब इन दोनों ने अपने वीनस के लिए लगाए मॉड्यूल्स को वहां छोड़कर वीनस की ग्रेविटी असिस्टेंस लेकर हेलीज कॉमेट की तरफ शूट अप किया। देखो ये सफर कितना ज्यादा खतरनाक था, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते थे कि जब वेगा 1 और वेगा 2 हेलीज कॉमेट की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे थे तो दूसरी डायरेक्शन से वो कॉमेट इन स्पेसक्राफ्ट की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड 78 से लेकर 79 किलोमीटर पर सेकंड की हो गई थी। ऊपर से हेलीज कॉमेट के चारों तरफ तो खाली स्पेस तक नहीं है बल्कि लाखों किलोमीटर तक फैला हुआ गैस और डस्ट का एक विशाल बादल है। अब फिजिक्स का एक सिंपल लॉ है, रिलेटिव स्पीड जितनी ज्यादा तेज होगी टक्कर भी उतनी तेज होगी। और इस समय हेलीज कॉमेट और इन वेगा स्पेसक्राफ्ट की लगभग 79 किलोमीटर पर सेकंड की इस भयावह स्पीड पर 1 मिलीग्राम रेत का कण भी स्पेसक्राफ्ट के लिए बॉम्ब जैसा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता था। इसलिए साइंटिस्ट ने इन दोनों के ऊपर काफी मोटी और स्ट्रॉन्ग डस्ट शील्ड्स चढ़ाई थी। लेकिन बावजूद इसके भी कोई भी साइंटिस्ट इस बात को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं था कि क्या उनकी ये प्रोटेक्टेड शील्ड इन स्पेसक्राफ्ट को बचा भी पाएगी या फिर नहीं। वैसे हाँ, अब मैं आपको ये बता दूं कि हेलीज कॉमेट की इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की इस रेस में अब सिर्फ वेगा स्पेसक्राफ्ट ही नहीं थे बल्कि लिटरली इस समय तक पूरी दुनिया उनके पीछे बढ़ चुकी थी। जापान ने सोइसेई और साकिगा नाम के 2 स्पेसक्राफ्ट हेलीज की तरफ भेजे थे जो 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से फ्लाई बाय करके उसकी तस्वीर लेने वाले थे। यूरोप ने भी जियोटो नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को भेजा था जो हेलीज कॉमेट के सबसे करीब जाकर उसकी फोटोग्राफ लेने वाला था। यानी कि इन शॉर्ट हजारों सालों से इंसान इसे सिर्फ दूर से चमकता हुआ देखता आया था। किसी को ये नहीं पता था कि इस कॉमेट के दिल में यानी कि इसके न्यूक्लियस में क्या है। पर अब हमने ये ठान लिया था कि हमें कैसे भी इस एंशिएंट मॉन्स्टर के डर और इसकी मिस्ट्री को खत्म करना है और जानना है कि असल में इसके अंदर छिपा क्या है। अब देखो ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब सिर्फ इन वेगा मिशंस के थ्रू ही हमें मिल सकता था। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, ये सारी चीजें इतनी आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली थी। 6 मार्च 1986 के दिन कुछ ऐसा हुआ जो सोवियत यूनियन की हिस्ट्री में उससे पहले कभी नहीं हुआ था। दुनिया भर के जर्नलिस्ट को लाइव स्पेस सेंटर में बुलाया जाता है क्योंकि सोवियट्स को अपने मिशन पर पूरा भरोसा है। स्क्रीन पर डेटा आना शुरू होता है। वेगा 1 कॉमेट के डस्ट क्लाउड के अंदर घुस चुका है। डस्ट डिटेक्टर्स पागलों की तरह बीप कर रहे हैं। हर सेकंड सैकड़ों फिर हर सेकंड हजारों पार्टिकल्स स्पेसक्राफ्ट से टकराने लगते हैं। हर एक टक्कर एक छोटे धमाके के जैसी है। सोलर पैनल्स पर डेंट बन रहे हैं और उनकी पावर लगातार गिरती जा रही है। कंट्रोल रूम में सांसें रुकी हुई हैं क्योंकि सबको वेनेरा 4 की वो रात याद है जब प्रेशर बढ़ते बढ़ते प्रोब रास्ते में ही इम्प्लोड हो गया था। पर क्या आज फिर से वही होगा? गाइस, तभी कैमरा ऑन होता है। हिस्ट्री में पहली बार इंसान की बनाई हुई आंखें इस कॉमेट के न्यूक्लियस को देख रही हैं। स्क्रीन पर एक धुंधली सी शेप उभरती है और पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि ये वो नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। असल में हजारों सालों से जिस चीज को इंसान आसमान की एक चमकती हुई चीज समझ रहा था, भाई उसका न्यूक्लियस तो पूरे ही तरीके से काला है।
पिच ब्लैक, एक अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा आलू जैसा ऑब्जेक्ट करीब 16 किलोमीटर लंबा और 8 किलोमीटर चौड़ा जो अंधेरे में तैर रहा है। बाद की स्टडीज ने कंफर्म किया कि हेलीज कॉमेट का न्यूक्लियस सोलर सिस्टम की सबसे डार्क चीजों में से एक है, कोयले से भी ज्यादा काला, जो अपने ऊपर पड़ने वाली रोशनी का सिर्फ 4% ही रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि वो सारी ही चमक जो इसके आने पर हमें हमारे आसमान में दिखती थी, उसका क्या? तो देखो, वो इसके अंदर से सिर्फ सूरज की गर्मी के चलते निकलती गैस और डस्ट से रिफ्लेक्ट होने वाली सनलाइट थी। साथ ही यहाँ वेगा 1 ने ये भी दिखाया कि उसके न्यूक्लियस की एक साइड से एक ब्राइट जेट फूट रहा है, गैस और डस्ट का एक ऐसा फव्वारा जो स्पेस में कई हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन स्पेस के नजारे देखते हुए और उनकी फोटोज को क्लिक करते हुए वेगा 1 स्पेसक्राफ्ट इस हेलीज कॉमेट के न्यूक्लियस के करीब 8,890 किलोमीटर की दूरी से गुजरता है, जख्मी लेकिन काम करता हुआ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास से फ्लाई बाय करते हुए हेलीज के आसपास की डस्ट और बम्बार्डमेंट से उसके सोलर पैनल्स को जो डैमेज हुआ था, उससे इस स्पेसक्राफ्ट की करीब आधी पावर खत्म हो चुकी थी। मगर उसने वो करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। और अब बारी थी इसके जुड़वा भाई यानी कि वेगा 2 के इस कॉमेट के और नजदीक जाने की। 9 मार्च 1986 वेगा 2 हेलीज कॉमेट के पास पहुंचता है, इस बार सिर्फ 8,030 किलोमीटर दूर। और किस्मत देखिए कि जहां वेगा 1 को एक भड़का हुआ जेट उगलता हुआ कॉमेट मिला था, वहीं वेगा 2 को कॉमेट थोड़ा सा शांत मिलता है। और इसी शांति में वेगा 2 जो इस कॉमेट की फोटोग्राफ्स को क्लिक करता है, उसने लिटरली हिस्ट्री बना दी। ये हैं हेलीज के न्यूक्लियस की सबसे शार्प वेगा इमेजेस, जिसमें हर पिक्सल करीब 120 से 160 मीटर का एरिया दिखाता है। दोनों स्पेसक्राफ्ट मिलकर हेलीज की करीब 1500 पिक्चर्स को धरती पर भेजते हैं। लेकिन गाइस, इन तस्वीरों से भी एक बड़ा धमाका करता है एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था प्यूमा। असल में ये एक डस्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर है जो कॉमेट से टकराने वाले डस्ट पार्टिकल्स को कलेक्ट करके उसकी केमिस्ट्री पढ़ता था। उसकी रीडिंग पढ़कर हमारे साइंटिस्ट लिटरली उस समय हिल जाते हैं। असल में उस कॉमेट की डस्ट में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है। ये वही ऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं जिनसे लाइफ बनती है। नेचर जर्नल में छपी स्टडीज के मुताबिक वेगा के डस्ट सैंपल में करीब 42 से लेकर 54% तक कार्बोनेशियस मैटर था। और यहीं से जन्म लेती है साइंस की सबसे बड़ी थ्योरीज में से एक, जिसका ये कहना है कि अरबों साल पहले ऐसे ही कॉमेट ने धरती पर पानी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को पहुंचाया था। यानी पॉसिबिलिटी ये है कि जिस मॉन्स्टर से इंसान हमेशा डरता आया था, जिसे मौत की निशानी मानता आया था, शायद उसी के जैसे एक मॉन्स्टर कॉमेट जिंदगी के इंग्रेडिएंट्स लेकर अर्थ से टकराया था और यहाँ पर उसने जिंदगी की शुरुआत की थी। वैसे हेलीज की इन इमेजेस को भेजने के बाद और उसकी मिस्ट्री से पर्दा उठाने के बावजूद भी वेगा 1 और वेगा 2 का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि अभी भी इनके इसी डेटा पर एक और स्पेसक्राफ्ट की किस्मत टिकी हुई थी। 13 मार्च 1986 यूरोप का जियोटो स्पेसक्राफ्ट हेलीज की तरफ बढ़ रहा है और इस स्पेसक्राफ्ट का प्लान सुनते ही डर लगता है। देखो, जियोटो को इस कॉमेट से सिर्फ 600 किलोमीटर की दूरी पर गुजरना है। इतने पास डस्ट इतनी ज्यादा डेंस है कि इसके बचने के चांसेस ना के बराबर हैं। ये लगभग एक सुसाइड मिशन है, लेकिन यहीं पर वेगा मिशन हीरो बन जाता है। देखो, वेगा 1 और वेगा 2 की तस्वीरों से साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की एग्जैक्ट पोजीशन और जेट की लोकेशन कैलकुलेट की और ये डेटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी को दिया ताकि जियोटो अपना रास्ता एडजस्ट कर सके। इस इंटरनेशनल टीम वर्क को नाम दिया गया पाथफाइंडर कॉन्सेप्ट। अब जरा ये सोचिए कि ये कोल्ड वॉर का जमाना था। सोवियत यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज एक दूसरे पर मिसाइल ताने खड़ी थी, मगर स्पेस में एक कॉमेट के सामने सब एक टीम बन गए। जियोटो कॉमेट के पास से गुजरा, डस्ट ने उसे बॉम्ब की तरह हिट किया, उसका कैमरा तक डैमेज हो गया मगर वो बच गया। उसने वेगा की फाइंडिंग्स को कंफर्म किया। उधर दूसरी तरफ अपना काम पूरा करके वेगा 1 और वेगा 2 धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। कुछ हफ्तों के बाद उनकी ट्रांसमिशंस हमेशा के लिए बंद हो गईं। मगर यहाँ पर भी एक ऐसा फैक्ट है जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। देखो, वो दोनों ही स्पेसक्राफ्ट आज भी इस वक्त भी सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, खामोश, मुर्दा, मगर हमेशा के लिए वहाँ पर मौजूद। सोवियत यूनियन 1991 में टूट गया, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए ये 2 स्पेसक्राफ्ट आज भी स्पेस में मौजूद हैं। अब देखो गाइस, इसके बाद फिर आते हैं हम हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, जो हमसे ये कहता है कि फिर आखिर इतनी बड़ी अचीवमेंट को
आज ये पूरी दुनिया भूल कैसे गई। देखो सच ये है कि जब भी हेलीज कॉमेट की बात होती है लोग Giotto का नाम लेते हैं, उसकी क्लोजअप इमेजेस दिखाते हैं, मगर सच ये है कि कॉमेट का चेहरा सबसे पहले वेगा ने देखा था। दुनिया की पहली कॉमेट न्यूक्लियस इमेजेस सोवियत कैमरास ने क्लिक की थी। दूसरे प्लेनेट के आसमान में पहला बलून सोवियट्स ने उड़ाया था और ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे आज तक यानी 2026 में भी दोबारा किसी के भी द्वारा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सिंगल मिशन में ही वीनस के ऊपर किसी भी बलून या फिर लैंडर को छोड़ना और फिर एक दूसरे कॉमेट पर जाकर फ्लाई बाय करना, भाई मॉडर्न स्पेस एजेंसीज के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। मगर अनफॉर्चुनेटली कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स और सोवियत यूनियन के कोलैप्स ने इस कहानी को हिस्ट्री के पन्नों में ऐसा दबा दिया कि आज लोगों को इसके बारे में तो पता भी नहीं है। लेकिन शायद इस पूरी ही कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो कॉमेट यानी वो दानव दोबारा से आ रहा है। साइंटिस्ट की कैलकुलेशन के मुताबिक हेलीज कॉमेट साल 2061 में फिर से धरती के आसमान में चमकेगा। जी हाँ, वही मॉन्स्टर, वही 76 साल का साइकिल। उस वक्त आज के बच्चे बूढ़े हो चुके होंगे और जब वो आसमान में उस चमकती पूंछ को देखेंगे तो शायद किसी को ये याद आएगा कि एक जमाने में दो भूले हुए सोवियत स्पेसक्राफ्ट ने उस मॉन्स्टर का पीछा किया था, उसके तूफान में घुसे थे और उसका काला चेहरा देखा था। देखो सोवियत यूनियन की स्पेस एजेंसी और इसरो की कहानी काफी हद तक मिलती जुलती है। ये दोनों ही ऐसी स्पेस एजेंसी हैं जिन्होंने दुनिया को ऐसी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करके दी हैं कि जिनको अचीव करना तो छोड़िए, उनके बारे में बहुत से साइंटिस्ट सोचने तक से डरते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे दुखद बात यह है कि जब मैं इसरो की एक्चुअल अचीवमेंट को वीडियोस के थ्रू लोगों को बताता हूँ तो हमारे ही लोग उसे फेक कहते हैं। देखो जब कोई बाहर वाला आपकी क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठाए तो उसे जवाब देना है या फिर नहीं देना ये मैटर नहीं करता। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे खुद के ही लोग अपनी ही स्पेस एजेंसी की एक्चुअल अचीवमेंट को फेक बोल देते हैं तो भाई ये चीज चुभती है। आई होप गाइज आज की ये वीडियो आपको हर एक वीडियो की तरह नॉलेजेबल लगी होगी और इस वीडियो को भी लाइक करने के बाद आप हर एक इंसान के साथ शेयर जरूर करेंगे। इसके साथ ही गाइज आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है इसरो में ऐसी कौन सी और चीजें करनी चाहिए जिससे हमारी स्पेस एजेंसी भी और ज्यादा बेटर हो। चैनल बने हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही गाइस मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि ये जो वीडियो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है इसे भी एक बार चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड में, जब तक खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।